बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आज ओपन हो चुका है और इसके अलावा अगर एसएमई आईपीओ को भी जोड़ दे तो टोटल 13 आईपीओ हैं जो कि आज और कल में ओपन हो रहे हैं। अब 13 आईपीओ में अप्लाई करना तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आपको किस में अप्लाई करना चाहिए? और अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अपना पैसा लगाना चाहिए कि नहीं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हाय, मैं हूँ पूजा गुप्ता, आपकी दोस्त और होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रॉफिट चैन। आपको पता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की सबसे अट्रैक्टिव चीज मुझे क्या लगी है? जीएमपी। यार दिल खुश हो जा रहा है उसका जीएमपी देख के। वैसे तो आप सबको पता होगा कि जीएमपी क्या है, लेकिन जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि जीएमपी एक आइडिया लगाने के लिए होता है कि यदि आपको आईपीओ अलॉट हो जाता है तो पर शेयर आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है उस आईपीओ में। एग्जाम्पल के लिए बता दें कि अगर कोई आईपीओ आया है जिसमें 10 लॉट का एक आईपीओ है और उसका पर शेयर 1 रुपए है, मतलब उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको 10 रुपए चाहिए। और अगर उसका जीएमपी दिखा रहा है 1 रुपए, मतलब उसमें अगर आप 1 रुपए लगा रहे हैं तो 1 रुपए लगाने के बदले में आपको अलॉटमेंट के वक्त 1 रुपए का फायदा हो सकता है। मतलब जीएमपी है 1 रुपए तो पर लॉट आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। आपने लगाया है 10 रुपए, मतलब आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। तो इसी चीज को आकलन करने के लिए हम जीएमपी का यूज करते हैं। बट प्रॉफिट तो सबको जानना होता है कि कितना प्रॉफिट मिल सकता है। अगर प्रॉफिट का आइडिया नहीं होगा तो फिर आप अप्लाई भी किस बेसिस पे करेंगे? अप्लाई करते टाइम आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए कि आप जिस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं वो अगर अलॉटमेंट आपको मिलती है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। बट प्रॉफिट जानने से पहले सबसे पहले थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं कि आपको पैसा जो आप लगा रहे हैं उसके क्या रूल्स हैं और उसमें आपको पैसा लगाना चाहिए कि नहीं। फिर हम लोग प्रॉफिट की बात करेंगे। तो हम लोग थोड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। ये आज ओपन हो चुका है 9 सितंबर 2024 को। आईपीओ जो क्लोज होगा वो 11 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। इसकी जो अलॉटमेंट डेट है वो 12 तारीख को अलॉट हो जाएगा और जो रिफंड है वो आपको 13 तारीख को रिफंड इसका आपको मिल जाएगा। और अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट हो जाता है तो 13 तारीख को आपको पता चल जाएगा। और जो लिस्टिंग डेट है जब शेयर मार्केट में ये आईपीओ लिस्ट होगा वो 16 तारीख की है। 16 तारीख को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। इसमें बात करें तो आपको जो मिनिमम है, इसके एक लॉट में 214 शेयर्स हैं, जो कि इसका जो प्राइस बैंड चल रहा है वो 66 रुपए से 70 रुपए के बीच में चल रहा है। आपको इसके लिए 14,980 रुपए लगाने होंगे अप्लाई करने के लिए। और एक रिटेलर अगर आप हैं तो मैक्स आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको चाहिए 1,94,740 रुपए। अगर आप स्मॉल एचएनआई है तो आप 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको चाहिए 2,09,720 रुपए। अगर आप स्मॉल एचएनआई हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप 66 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 9,88,680 रुपए चाहिए। और अगर आप एक बिग एचएनआई हैं तो आप 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 10,03,660 रुपए चाहिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने 6,560 करोड़ शेयर इशू किए हैं, जिसमें कि 3,560 करोड़ शेयर जो है वो फ्रेश लोगों के लिए इशू किया गया है, जबकि 3,000 करोड़ शेयर जो है ओएफएस के थ्रू, ऑफर फॉर सेल के थ्रू अलॉट किया जाएगा। यानी कि अगर 30 अगस्त तक आपके पास बजाज फाइनेंस का कोई भी एक शेयर भी आपके अकाउंट में होगा तो आपको ऑफर फॉर सेल ओएफएस के थ्रू अलॉटमेंट मिल सकता है, जिसके चांसेस अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपको कोटा मिल रहा है ओएफएस के थ्रू, आपको जो अलॉटमेंट है उसके चांसेस ज्यादा मिल जाते हैं। अगर हम लोग कंपनी के थोड़े बहुत फंडामेंटल्स के बारे में जाने तो नाम से ही पता चल रहा है कि होम लोन देती है, हाउसिंग फाइनेंस है। और अगर हम इसके एसेट और लाइबिलिटी की बात करें जो हम लोग अक्सर देखते हैं, कंपनी के पास कितने एसेट है और कितना उस पे कर्ज है या फिर लाइबिलिटी कितनी है, इसका जो रेशियो है वो सही होना चाहिए, तभी जो है कंपनी अच्छी मानी जाती है। तो अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल हाइलाइट्स के बारे में, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में, इसके जो एसेट्स हैं 2022 फाइनेंशियल ईयर 2022 में आप देख सकते हैं 485,270.8 करोड़ है, जबकि ये बढ़ के 2023 में 646,541.4 करोड़ का हो जाता है। एसेट्स बढ़ रहे हैं और ये 2024 आते आते
818270.9 के एसेट्स हो गए हैं, ये करोड़ में वैल्यू है, तो आप देख लीजिए। तो एसेट्स तो लगातार बढ़ रहे हैं और इसका जो रेवेन्यू है आप देखिए 2022 में 37671.3 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, जबकि 2023 में बढ़ के 5654.4 करोड़ का हो जाता है और यही 2024 में बढ़ के 76177.1 करोड़ का जो है रेवेन्यू इनका हो गया है। तो एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और इसके अलावा अगर हम इसके नेट वर्थ की बात करें तो 67413.6 करोड़ का 2022 फाइनेंशियल ईयर में था इसका नेट वर्थ, 2023 में बढ़ के 105031.9 करोड़ का हो गया है। वही वही 2024 में इनका जो नेट वर्थ है वो 1222335 करोड़ का हो गया है, मतलब 1,22,335 करोड़ का जो है इनका नेट वर्थ हो गया है 2022 में, जो 67,413 करोड़ जो नेटवर्थ थी वो बढ़ के 1,22,335 करोड़ पहुंच गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर इसके हम टोटल बोरिंग की बात करें तो ये भी बढ़ा है, नो डाउट कि इनकी जो बोरिंग है वो भी बढ़ी है, जो 2022 में 414923.2 करोड़ था, 2023 में 537453.9 करोड़ था, वही बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 2024 में 691293.2 करोड़ का हो गया है। लेकिन कोई भी डरने वाली बात नहीं है, इनके जो एसेट्स है वो मैं बता दूं कि इनके कंपटीशन के मुकाबले में सबसे ज्यादा जो है ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पास ही है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये तो नई नई कंपनी है, अभी लगभग महज 7 साल हुए हैं और 3 साल तो इनको जो है एनबीएफसी बने हुए हैं, तो क्यों इतना जल्दी ये लिस्ट हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी बिग एनबीएफसी जो है वो उनको 3 साल कंप्लीट होते होते उनको शेयर मार्केट में खुद को लिस्ट करना होगा, जिस वजह से इनका सितंबर 2025 को ये लास्ट डेट है। सितंबर 2025 से पहले इनको लिस्ट करना होगा, इसीलिए ये इतनी जल्दी जो है अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। तो आइए अब हम इसके लास्ट में कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं और इसके प्रो एंड कॉन्स को जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर प्रोस की बात करें तो इसका सबसे बड़ा जो प्रो है वो है इसका ब्रांड। बजाज फाइनेंस जो है फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, तो इसका जो नाम है वो अपने आप में ही इसका सबसे बड़ा प्रो भी है। अगर सेकंड प्रोस की बात करें तो कंपनी केवल होम लोन नहीं देती है, बल्कि होम लोन के अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रेंट कंसेशन और डेवलपर फाइनेंस की तरफ भी बिजनेस इनका बढ़ रहा है, जो कि एक प्रो है। थर्ड अगर प्रोस की बात करें तो इनका जो नेटवर्क है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बनाया हुआ है, इनका नेटवर्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप एक छोटे से छोटे गांव में भी चले जाएंगे तो आपको इनका ब्रांच मिल जाएगा। अर्बन से लेकर रूरल तक जो इनकी कनेक्टिविटी है, जो इनका नेटवर्क है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इसके हम नेक्स्ट प्रोस की बात करें तो स्पेशली जो इनका प्रो है वो स्पेशली होम लोन में इनके जो कस्टमर है वो बहुत ज्यादा है, कस्टमर बेस के चलते हुए इनका जो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और नेटवर्क के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कस्टमर बेस खास करके होम लोन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये इनके कुछ प्रोज हैं, लेकिन अगर अच्छाई है तो जाहिर सी बात है कुछ कॉन्स भी होंगे, तो आइए कॉन्स को भी हम देख लेते हैं। अगर हम इनके कॉन्स की बात करें तो इनका जो पूरा का पूरा बिजनेस है वो रियल एस्टेट पे बेस्ड है। अगर कल को रियल एस्टेट में कोई भी मतलब डाइवर्सिफाई नहीं है, अगर कल को रियल एस्टेट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इनके बिजनेस को काफी ज्यादा हार्म हो सकता है। इन्होंने जो अपना पूरा पैसा है वो केवल एक सेक्टर में रियल एस्टेट में लगा के रखा हुआ है, इसके अलावा इन्होंने अपने पैसे को डाइवर्सिफाई नहीं किया है, जिसकी वजह से आप इसको एक पॉइंट की तरह देख सकते हैं। अच्छा इन्वेस्टमेंट वही माना जाता है जब आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं, मतलब कई सेक्टर्स में लगा के रखते हैं, ताकि अगर एक सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरे सेक्टर का पैसा आपका बचा रहे। बट अगर आप पूरा का पूरा पैसा एक सेक्टर में इन्वेस्ट करके रखते हैं, डाइवर्सिफाई नहीं करते, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा कॉन्स की तरफ देख रही हूँ। अगर हम इसके नेक्स्ट कॉन्स की बात करें तो इनका जो लोन एलिजिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है। बाकी सभी क्रेडिट स्कोर देख के ही लोन देते हैं, बट उनमें काफी ज्यादा एलिजिबिलिटी हार्ड होती है, उनको सैलरी स्लिप देना होता है, उनको आईटीआर बेस देना होता है और भी बहुत सारी जो है वो एलिजिबिलिटीज होती हैं, लेकिन ये ज्यादातर क्रेडिट स्कोर बेस पे ही जो है लोन देते हैं, जिसकी वजह से लोन डिफॉल्ट होने का डर बना रहता है, तो इसीलिए मैं इसको एक कॉन्स की तरह देख रही हूँ। तो अगर हम इसके नेक्स्ट कॉन्स की बात करें तो फिर आप देख सकते हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का कंपटीशन बहुत ज्यादा तगड़ा है, इनको बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलता है। अगर इसके कंपटीशन की ओर देखें तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, उसके बाद है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, फिर है कैन फिन होम्स लिमिटेड, आधार हाउसिंग फाइनेंस, आवास फाइनेंसर, अप्तुस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस। इनमें से अगर आपने सबके नाम नहीं भी सुने होंगे तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ये बहुत ज्यादा तगड़े कंपटीशन है इसके, तो इनको बहुत ज्यादा कंपटीशन इनका ज्यादा है, इसलिए मैं इसको एक कॉन्स की तरफ देख रही हूँ। तो इतना जानने के बाद आपने अभी तक डिसाइड जरूर कर लिया होगा कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। आई होप आपने सही डिसीजन लिया होगा, बट मैं एक और छोटा सा इंफॉर्मेशन ऐड कर दूं। मनी कंट्रोल के मुताबिक बजाज हाउसिंग फाइनेंस का पहला दिन, मतलब आज 9 तारीख है और आज ही ओपन हुआ है, पहले दिन ही सिर्फ 3 घंटे के, सिर्फ
फर्स्ट 3 आवर्स पहले 3 घंटे के अंदर जो है वो आईपीओ 80% तक फिल हो गया है। ये तो तय है कि 3 दिन के अंदर बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड होने वाला है और बहुत ही कम अलॉटमेंट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन ज़्यादा आएगी, ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो फिर अपने आप में ही ज़्यादा एप्लीकेशन आएगा तो अलॉटमेंट कम देखने को मिल जाएगा। तो अब उस ओर बढ़ते हैं जिस चीज़ का आप लोग वेट कर रहे हैं कि अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आप कितना प्रॉफिट कमाएँगे वो भी देख लेते हैं। तो अगर हम लोग जीएमपी की बात करें और 1 तारीख से देख लेते हैं। एक ताकि आपको बेटर समझ में आए, 1 तारीख को जो इसका जीएमपी था वो ₹54 का था। ₹54 का मतलब ये नहीं कि टोटल शेयर ₹54 का हो जाएगा। शेयर तो 67 से ₹70 के बीच में अलॉट होने वाला है। अगर इसका हाई बैंड ₹70 देखें तो ₹70 प्लस ₹54 ₹124 का शेयर जो है लिस्ट होगा। 2 तारीख को ये ₹55 का हो जाता है, जीएमपी बढ़ के 55 हो जाती है। 3 तारीख को इसका जीएमपी घटा है, ₹45 पे आ गया है। तो ₹45 पे फिर 4 तारीख को जो है ₹50 पे आ गया है और ₹50 पे आने के बाद देखिए टोटल 1 शेयर का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो ₹120 मिलेगा। फिर 5 तारीख को ₹53 हो गया है, 6 तारीख को ₹51, 7 तारीख को 52 और 8 तारीख को ₹56.70 और आज की डेट में 9 तारीख को जब 80% 3 घंटे में 80% सब्सक्रिप्शन हो गया है, तो 9 तारीख को ₹58.50 का जो है जीएमपी चल रहा है, जो कि बहुत हाई है मेरे हिसाब से अच्छा है, लगभग पैसा डबल होने की ओर है। मतलब ₹128 1 शेयर का आपको ₹128 तक भी मिल सकता है। अगर आप लिस्टिंग दिन देखें तो 83.57% का होता है, ये लगभग डबल की ओर ही है। तो अगर इतने पे लिस्ट हो जाता है, अभी तो आज पहला दिन है, अभी देखिए कल भी जीएमपी बढ़ सकता है, परसों भी जीएमपी बढ़ सकता है। तो अगर ये बढ़ता है तो आपका पैसा डबल भी हो सकता है। तो इतनी ताकत रखता है ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपको पैसा डबल करने की भी ताकत रखता है। यार पैसा तो डबल कर देगा, अलॉटमेंट तो मिले, मुझे तो जल्दी आईपीओ के अलॉटमेंट्स ही नहीं मिलते हैं। आपको अलॉटमेंट मिलते हैं कि नहीं कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स ये तो पूरी बात थी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ की, लेकिन अगर आपको अलॉटमेंट नहीं भी मिलता है तो आपको चिंता होने की या दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे अच्छे-अच्छे आईपीओ आ रहे हैं जैसे जेप्टो, एथर। मैंने बताया कि 13 आईपीओज हैं जो आज, कल, परसों मिला के पूरे 13 आईपीओज ओपन हो रहे हैं, जिसमें कि एथर और जेप्टो अभी ओपन नहीं हो रहा है, उसकी डेट नहीं आई है, लेकिन इन फ्यूचर जेप्टो के भी आईपीओ आने वाला है और एथर का भी आईपीओ आने वाला है। एथर ने तो अपने आईपीओ के अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसमें वो 3,100 करोड़ शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, फ्रेश इश्यू होने वाला है। मुझे पर्सनली एथर के स्कूटर्स बहुत अच्छे लगते हैं, ओला से भी ज़्यादा अच्छे मुझे एथर के स्कूटर्स लगते हैं। वैसे तो एथर कंपनी और प्रोडक्ट वाइज़ अच्छी है, लेकिन उसके फंडामेंटल क्या है और फंडामेंटल कैसे होने वाला है, किस वैल्यूएशन पे आईपीओ आने वाला है, ये तो जब डेट आ जाएगी तभी पता चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब भी आईपीओ आए और मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।